अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर थर्ड ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब हमने पढ़ा था, 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी इस पे लिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जो पॉलिटिकल सेक्शन है उसमें से आप पहले उन 2 लेक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि ये सारे लेक्चर जो है ना, ये सारे इंटरकनेक्टेड है। तो पहले आप उनको देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि तब जाके आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो इससे पहले दोस्तों जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने उसमें पढ़ा था, एक तो 2 लेक्चर जो हमने लिए थे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, कम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, इलेक्टोरल कॉलेज हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था इसमें कि जो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है, इवन कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने पढ़ा था। क्लियर? पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में हमने क्या पढ़ा था? विटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है, जो डिफरेंट बिल्स पास होती है पार्लियामेंट में, उनके रिलेटेड जो भी पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो हमने देखा था। और हमने ये भी देखा था कि जब गवर्नर ऑफ द स्टेट कोई बिल रिजर्व रखता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, उस बिल पे प्रेसिडेंट का क्या पावर होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। अब दोस्तों आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पढ़ना है। किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। एक चीज़ दोस्तों याद रखना, देखिए, जब हम गवर्नर ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, जब मैं प्रेसिडेंट कंप्लीट करूंगा उसके बाद हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। उसके बाद जो ये जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है, इसके पावर्स भी टू सम एक्सटेंट सेम होते हैं एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? जिस तरह हम प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, इसके पावर्स भी सिमिलर, या जो इनका मेथड होता है एक प्राइम मिनिस्टर को चुनने का, इसी तरीके से सीएम का भी सेम प्रोसेस होता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे पार्लियामेंट, फिर देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो स्टेट्स में भी है और सेंटर में भी है, और इनका जो प्रोसेस है, इनकी जो सिलेक्शन है, इनके जो पावर्स हैं, वो टू सम एक्सटेंट सेम होते हैं। इसी तरीके से जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ते हैं ना, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो गवर्नर हमारे पास होता है, गवर्नर जो स्टेट्स के गवर्नर्स होते हैं, उनके पास भी सेम ऐसे ही पावर्स होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंसेस भी हम देख लेंगे। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता क्या है एक प्रेसिडेंट का। ठीक? लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ समझो, ये जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है, इसके पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है स्टेट के जुरिडिक्शन में, क्योंकि एक स्टेट में जब गवर्नर होता है, एक गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है। अब इतना ही आप फिलहाल अपने दिमाग में रखो कि गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स होते हैं या पार्डनिंग पावर होते हैं, जो हम आगे पढ़ लेंगे। तो फिलहाल आप याद रखो कि हमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ना है। जो गवर्नर होता है स्टेट में, उसके पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स होते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी लेबर कम लग जाए, आप एक स्मार्ट वे में चीज़ों को पढ़ो। अगर हम यहाँ पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, तो अगर गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है और सेम प्रोसेस में है, सेम वे में है, तो उसको भी हम यहीं पे कवर करेंगे, ताकि आपकी लेबर कम लग जाए। क्लियर? और आपको ये इन्हें क्रोनोलॉजिकल वे में याद रहे। ठीक? यहाँ तक तो अब हमें क्या पढ़ना है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, क्योंकि गवर्नर के पास भी, जो हमारा स्टेट गवर्नर होता है, उसके पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स होते हैं। अब ये ऑर्डिनेंस होते क्या है, अब यहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा ऑर्डिनेंस को समझेंगे। देखिए, मैंने कहा कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा? विटो पावर्स पढ़े हमने प्रेसिडेंट के। क्लियर? उसमें हमने सस्पेंसिव विटो पढ़ा, पॉकेट विटो पढ़ा और एब्सोल्यूट विटो पढ़ा। क्लियर? अब यहाँ पे हमें पढ़ना है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर? अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? देखिए, अगर हम ऑर्डिनेंस की एक लिटरल मीनिंग देखेंगे, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अथॉरिटेटिव ऑर्डर। मतलब एक ऑर्डर जो एक अथॉरिटी निकालती है, ठीक, या अप्रूव करती है या पास करती है। एक ऑर्डर, एक ऑफिशियल ऑर्डर,
या एक अथॉरिटेटिव ऑर्डर जो एक अथॉरिटी या एक इंस्टीट्यूशन पास करता है, इनेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। अब इंडिया के केस में जब हम ऑर्डिनेंस मेकिंग ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने जब आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था, मैंने कहा था पार्लियामेंट में 3 चीज़ें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और मैंने ये भी कहा था कि प्रेसिडेंट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा, बट ही इज़ द इम्पॉर्टेंट फिगर इन द पार्लियामेंट। अब इसका भी काम कुछ है। अगर ये पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है प्रेसिडेंट, तो हमने देखा कि जब हमने विटो पावर्स प्रेसिडेंट के देखे कि तो हमने देखा कि डेफिनेटली प्रेसिडेंट है इम्पॉर्टेंट पार्ट किसका, पार्लियामेंट का। क्योंकि जब तक न बिल्स, जो भी बिल्स आती है, अगर प्रेसिडेंट उन पे एसेंट नहीं देगा, वो लॉ या एक्ट नहीं बन पाती। और यहाँ पे हम जब दूसरा पावर पढ़ते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक ऑर्डर, एक अथॉरिटेटिव ऑर्डर जो एक अथॉरिटी निकालती है। अब यहाँ पे जब प्रेसिडेंट की बात है तो ये प्रेसिडेंट ये ऑर्डर निकालता है या अथॉरिटेटिव ऑर्डर निकालता है, या एक हम कहेंगे कि कोई लॉ निकालता है, कोई लेजिस्लेशन निकालता है। क्लियर? तो आप इतना याद रखो कि प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है। क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर हम ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट को क्यों कहते हैं? क्योंकि लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ पे लॉ बनाते हो, तो ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट का, ये लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट का। क्लियर? और ये प्रेसिडेंट को क्यों दिया गया है? ये पावर प्रेसिडेंट को इसीलिए दिया गया है ताकि कभी अगर अर्जेंट मैटर हो या अनफॉरसीन सर्कमस्टांसिस अराइज हो, और उस अर्जेंट मैटर पे और उस अनफॉरसीन सर्कमस्टांसिस पे पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया या नहीं बनाना चाहती किसी वजह से, तो प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट के पास ये पावर दिया है कि उस मैटर, उस अर्जेंट मैटर, उस अनफॉरसीन सर्कमस्टांसिस पे आप लॉ बना सकते हो। कि प्रेसिडेंट को जब भी लगेगा कि दियर कि एक सिचुएशन ऐसी अराइज हुई कि एक अर्जेंट मैटर है या अनफॉरसीन सर्कमस्टांसिस अराइज हुए जहाँ पे प्रेसिडेंट को लगेगा, प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है कि मुझे इस चीज़ पे लॉ बनाना चाहिए, तो प्रेसिडेंट फटाफट खुद ही उस चीज़ पे लॉ बना सकता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे अब आपने क्या देखा कि ना यहाँ पे पार्लियामेंट का जिक्र आया, ना यहाँ पे लोकसभा का जिक्र आया, ना यहाँ पे राज्यसभा का जिक्र आया। क्योंकि यूजुअली लॉज जो है वो लोकसभा और राज्यसभा मिलके बनाते हैं, फिर प्रेसिडेंट उन पे साइन करता है। लेकिन ये तो अलग ही चीज़ आपने सुना कि प्रेसिडेंट भी लॉ बना सकता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किन पे बना सकता है? कि जब भी प्रेसिडेंट को लगेगा कि अनफॉरसीन या अर्जेंट मैटर है कोई, उससे फटाफट एक प्रेसिडेंट लॉ बना सकता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये जो प्रेसिडेंट लॉ बनाएगा, ये जो ऑर्डिनेंस, जिसको हम ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं, ये जो प्रेसिडेंट पास करेगा, ये ऑर्डिनेंस, ये लॉ पास करेगा, इसके लिए भी कंडीशंस है, इसके लिए भी सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए, इसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, तब जाके ये प्रेसिडेंट लॉ बना सकता है। अब क्या सर्कमस्टेंसेस है, किन कंडीशंस पे कैसे बना सकता है, प्रोसेस क्या है इसके लिए, वो तो हम अभी पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये बेसिक सा कंसेप्ट मुझे लगता है कि समझ आया होगा। क्लियर? और इसी तरीके से गवर्नर ऑफ स्टेट जो होता है वो भी ऑर्डिनेंस बनाएगा, सेम प्रोसेस। वजह क्या होगी कि उस गवर्नर को लगेगा अर्जेंट मैटर है कोई, तो वो स्टेट में लॉ बना सकता है, तो गवर्नर भी अपने स्टेट के ज्यूरिडिक्शन में ऐसे ही लॉ बना सकता है। क्लियर? अब हम इन दोनों को कवर करेंगे, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, दोनों को हम आज कवर करेंगे। देखिए, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, ये इंडिया के, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद क्या रखोगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है, ये मेंशन है आर्टिकल 1, 2, 3, 1, 2, 3 जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये मेंशन है। आप टेंशन मत ले लो, ये आर्टिकल सारे, ये जो फैक्ट्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने वहीं यहाँ पे अच्छे से मेंशन किए है। आपको जब ये नोट्स मिलेंगे तो उस टाइम पे आप को ये सारी चीज़ें, ये फैक्ट जो इसमें मेंशन है, ये आपको उधर ही फिगर आउट आप इनको कर पाओगे, ये वो ऑलरेडी इन नोट्स पे मेंशन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि
थोड़ा टेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। देखिए, मैंने कहा कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होता है? ये एक लेजिस्लेटिव पावर होता है प्रेसिडेंट का, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया है। क्यों दिया है? ताकि टू डील विद द अनफॉर्सीन और अर्जेंट मैटर्स। क्लियर? मगर ये जो पावर है प्रेसिडेंट का, इसके लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ लिमिटेशंस है। देखिए, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आता है 1, 2, 3 आर्टिकल में, और गवर्नर का आता है 2, 1, 3 आर्टिकल में। ठीक, तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन की है। आर्टिकल 1, 2, 3 empowers the president to promulgate ordinance, and article 2, 1, 3 empowers the governor of the state to promulgate the ordinance. Clear? मगर ये जो ऑर्डिनेंस, ये जो चाहे प्रेसिडेंट है चाहे गवर्नर है, जब ये ऑर्डिनेंस बनाएंगे, यानी जो इनका ये लेजिस्लेटिव पावर है इनके पास, ये कब ये बना सकते हैं? जब रिसेस है पार्लियामेंट का। अब रिसेस ऑफ पार्लियामेंट होता क्या है? देखिए दोस्तों, इस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था, मैंने आपको सेशंस ऑफ पार्लियामेंट पढ़ाए थे, मैंने आपको सेशंस ऑफ पार्लियामेंट पढ़ाए थे, मैंने आपको रिसेस ऑफ पार्लियामेंट पढ़ाया था, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि समन क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, एडजॉर्नमेंट क्या होता है, एडजॉर्नमेंट साइंडाई क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। अब रिसेस आप याद रखना। अब अगर आपको रिकैप अभी आप जल्दी नहीं कर पाओगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि अगर आप रिकैप नहीं कर पाओगे फिर आप इस पॉइंट पे अटक जाओगे यहाँ पे, तो आप सिंपली याद रखो यहाँ पे रिसेस। अगर आपको डिटेल में ये रिसेस देखना है तो ये मैंने ऑलरेडी पार्लियामेंट के लेक्चर्स में कवर किया है। अब रिसेस का मतलब क्या होता है? रिसेस यूजुअली होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, सिंपल बात में। क्लियर? इसका मतलब प्रेसिडेंट तब ऑर्डिनेंस बना सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, यानी चाहे लोकसभा ना हो सेशन में या राज्यसभा सेशन में ना हो। इसलिए यहाँ पे मैंने कंडीशंस रखी गई है। इन कंडीशंस को याद रखना कि कि एक प्रेसिडेंट या एक गवर्नर तब ऑर्डिनेंस बना सकता है जब बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट या ऑन या एक ही हाउस पार्लियामेंट का सेशन में हो। और अगर ये प्रेसिडेंट की बात है, अगर हम अब गवर्नर की बात करेंगे कि तो गवर्नर को पार्लियामेंट के साथ कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो स्टेट लेजिस्लेचर में होता है। तो गवर्नर के केस में क्या आएगा? स्टेट लेजिस्लेचर जब, यानी सेशन में ना हो, जब स्टेट लेजिस्लेचर में ना हो, तो हम कहेंगे कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तब ऑर्डिनेंस बना सकता है, इसके लिए ये लिमिटेशन है, वो तब ये बना सकता है जब एक हाउस पार्लियामेंट में ना हो या दोनों हाउसेस पार्लियामेंट में ना हो, या जब रिसेस हो पार्लियामेंट का, तब एक प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है। और गवर्नर कब बना सकता है? जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो। क्लियर? तब एक गवर्नर ये ऑर्डिनेंस बना सकता है। हो गया ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं इनका सेम, जब ये पास होते हैं ये सेम होते हैं एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर गवर्नर ने ऑर्डिनेंस बनाया तो उसका इफेक्ट, उस ऑर्डिनेंस का इफेक्ट, उस ऑर्डिनेंस का पावर वैसा ही होगा जैसे एक स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट का होता है, एक स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ का होता है। इसी तरीके से जब प्रेसिडेंट बनाएगा ऑर्डिनेंस, उसका भी फोर्स या इफेक्ट सेम होगा जैसे एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या लॉ ऑफ पार्लियामेंट का होता है। बट ये टेम्परेरी लॉज होते हैं, ये बात याद रखना, ये टेम्परेरी लॉज होते हैं। और दूसरी कंडीशन आप याद रखना ये कि मैक्सिमम लाइफ जो होती है किसकी? इस ऑर्डिनेंस की, वो आप याद रखना 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। क्लियर? अब आप यहाँ पे दूसरी कंडीशन दोस्तों याद रखना। मैंने कहा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, आर्टिकल्स दोनों मेंशन है, गवर्नर के लिए 2, 1, 3 और आर्टिकल 1, 2, 3 है प्रेसिडेंट के लिए। और मैंने कहा ये जो प्रेसिडेंट है ये तब ऑर्डिनेंस बना सकता है जब रिसेस हो पार्लियामेंट का, यानी जब एक हाउस या दोनों हाउसेस पार्लियामेंट में ना हो। क्लियर? और तीसरी कंडीशन मैंने बोली कि ये जो जब ये ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा, क्लियर, तो इसका सेम फोर्स होता है और इफेक्ट होता है एज अ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर प्रेसिडेंट ने बनाया तो पार्लियामेंट
का जो एक्ट होता है इसका सेम वही फोर्स होता है, और अगर गवर्नर ने बनाया तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो एक्ट होता है तो इस ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर का भी वही फोर्स और इफेक्ट होता है। लेकिन ये टेम्परेरी लॉज होते हैं, ये बात याद रखना। और तीसरी कंडीशन दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि जब भी रिसेस ऑफ पार्लियामेंट के दौरान, यानी एक प्रेसिडेंट जो यूजुअली रिसेस ऑफ पार्लियामेंट के दौरान ही इस ऑर्डिनेंस को पास करेगा, या स्टेट लेजिस्लेचर के केस में हम देखेंगे कि जब स्टेट लेजिस्लेचर का रिसेस हो तब जाके गवर्नर बनाएगा ऑर्डिनेंस। और जब ये ऑर्डिनेंस बनाया किसने, प्रेसिडेंट ने बनाया पार्लियामेंट में, और स्टेट लेजिस्लेचर में अगर गवर्नर ने बनाया, ठीक। उसके बाद इसको, ये जो ऑर्डिनेंस है अगर प्रेसिडेंट ने बनाया है, क्लियर, तो इसको दोनों हाउस जो पार्लियामेंट के हैं इसको अप्रूव करने चाहिए, क्लियर। यानी अगर प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस बनाया है ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद जब पार्लियामेंट फिर से मिलेगा, रीअसेंबल हो जाएगा, क्लियर, तो उस टाइम पे क्या है कि बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को इस प्रेसिडेंट के इस ऑर्डिनेंस को पास करना होगा। अगर पार्लियामेंट ने, इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया तो ये एक्ट नहीं बन जाएगा। अगर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने इस प्रेसिडेंट के इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया जब वो रीअसेंबल हो जाएंगे तो ये एक्ट बनता है। यानी हम ये कहेंगे कि जो प्रेसिडेंट का पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, इसको बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पास करने चाहिए, अप्रूव करने चाहिए, तब ये एक्ट बनता है। अगर पास नहीं करेंगे फिर ये एक्ट नहीं बनता है, ये बात याद रखना। दूसरी कंडीशन इसी तरह गवर्नर के केस में भी यही है कि उसको भी स्टेट लेजिस्लेचर पास करना चाहिए जब वो रीअसेंबल हो जाएंगे, क्लियर। तो अब आप यहाँ पे ये याद रखना कि इट शुड बी पासड बाय द, अगर गवर्नर के केस में तो स्टेट लेजिस्लेचर को ये फिर पास करने पड़ेगा जब वो रीअसेंबल हो जाएंगे, और प्रेसिडेंट के केस में बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को इस ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा, तब जाके ये एक्ट बनेगा। अगर वो पास नहीं करेंगे फिर ये एक्ट नहीं बन जाएगा, ये बात याद रखना। और अब अगर उन लोगों ने पास नहीं किया, यानी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस को, और स्टेट लेजिस्लेचर ने गवर्नर के ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया, तो फिर ये एक्सपायर हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, ये फिर एक्ट नहीं बनते, क्लियर। तो यूजुअली अगर हम देखेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद रखना ये 3 पॉइंट्स। और मैक्सिमम लाइफ जो होती है किसकी, एक ऑर्डिनेंस की, अगर अप्रूव इसको नहीं किया गया, यानी अगर पास ये नहीं किया गया, जो ये ऑर्डिनेंस बनाया प्रेसिडेंट ने, अगर इसको पास नहीं किया किसने, पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने नॉन अप्रूवल दिया किस पे, इस ऑर्डिनेंस पे, फिर जो मैक्सिमम लाइफ होगी इस ऑर्डिनेंस की वो होगी 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। तो ये बात याद रखना इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, जो लास्ट वाला पॉइंट है, इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट, क्लियर। तो यहाँ पे ये है 4th वाला पॉइंट मैंने मेंशन किया है, क्लियर। और ये आर्टिकल्स आप याद रखना दोनों, गवर्नर के केस में भी और प्रेसिडेंट के केस में कौन सा आर्टिकल है, क्लियर। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैंने यहाँ पे वही मेंशन किया है, क्योंकि अननेसेसरी कंटेंट या अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ना, क्योंकि अगर आप ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर देखोगे ना तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, फिर तो मुझे लगता है 2-3 लेक्चर्स तो इसी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के साथ चले जाएंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने इन स्लाइड इसमें वही मेंशन किया है, और उन पॉइंट्स को भी जो इन्हें एनालिटिकल फॉर्म में मेंशन की गई है बुक्स में, मैंने उनको भी यहाँ आपके सामने इन्हें प्रीसाइज मैनर में रखने की कोशिश की है, क्लियर। तो जो मोटे चीज़ें हैं ना वो तो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इसलिए आप टेंशन नहीं लेना कि कुछ इसमें रह मत गया है। अब जो रहा होगा तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। उसके बाद है दूसरी कंडीशन दोस्तों कि ये जो ऑर्डिनेंस है कि प्रेसिडेंट उन्हीं सब्जेक्ट्स पे ये ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, यानी उन्हीं सब्जेक्ट्स पे ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है इंजॉय कर सकता है जिन सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, क्लियर। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी जो गवर्नर है उन्हीं सब्जेक्ट्स पे
ये ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जिन सब्जेक्ट्स पे एक स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है। क्लियर? तो अब आपने यहाँ पे याद क्या रखा कि एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है एक प्रेसिडेंट उन्हीं सब्जेक्ट्स पे इशू कर सकता है या बना सकता है जिन सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। यानी दिस मीन्स दैट ही कैन इशू, यानी प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ओनली ऑन दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम गवर्नर के केस में देखेंगे, गवर्नर के केस में भी यही है कि ही कैन इशू, यानी गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ओनली ऑन दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज। क्लियर? तो चलिए, उसके बाद है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। देखिए, पार्डनिंग का क्या मतलब होता है? पार्डनिंग का मतलब होता है माफ़ करना। अगर हम एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो पार्डनिंग का मतलब होता है पार्डन करना। इसका मतलब होता है कि माफ़ करना। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने कहा कि पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हमें पढ़ना है। अब पार्डनिंग का क्या मतलब होता है? पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना। क्लियर? पार्डनिंग का मतलब होता है माफ़ करना। ठीक? यानी अब हम जब कहते हैं कि पार्डन मी, इसका मतलब मुझे माफ़ करो। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट किसको माफ़ करेगा और किन चीज़ों पे माफ़ करेगा और कोई प्रेसिडेंट से क्यों माफ़ी मांगेगा, है कि नहीं? देखिए, जब हम प्रेसिडेंट के, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने तो विटो पावर पढ़ा प्रेसिडेंट का, हमने तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पढ़ा प्रेसिडेंट का भी और गवर्नर का भी, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं था ऑर्डिनेंस मेकिंग। अब हमें पढ़ना है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अब ये पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है दोस्तों, किसके पढ़ने हैं हमें? प्रेसिडेंट के। अब मैंने कहा कि प्रेसिडेंट के जो पार्डनिंग पावर्स है, इसकी क्या यूटिलिटी है, इसकी क्या जेनेसिस है और इसकी क्या एसेंस है। देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी क्रिमिनल को फॉर एग्जांपल कोई सज़ा सुनाती है, क्लियर, जो एग्जीक्यूट की, सॉरी, जो किसी मतलब किसी क्रिमिनल को, क्लियर, जब कोई ऑफेंस किया होगा, क्लियर, तो उस केस में क्या होता है कि उसको पुनिश किया जाता है यूनियन लॉ के तहत, या इवन कि मिलिट्री कोर्ट जो होते हैं जिनको कोर्ट मार्शल हम कहते हैं, या डेथ सेंटेंस होती है। ठीक? तो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि किसी ने कोई ऑफेंस किया है, किसी बंदे ने, हम पढ़ रहे हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट की मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपको जेनेसिस बता रहा हूँ। मैंने कहा कि किसी बंदे ने ऑफेंस किया है इंडिया में, अब किसी को पुनिश किया गया अंडर यूनियन लॉ, जो सेंटर के लॉज है, या किसी को पुनिश कर सकते हैं कोर्ट मार्शल जो होते हैं मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से, या किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया। ठीक? तो ये तो इनको पुनिश किया गया है ना कोर्ट्स ने, ये तो कोर्ट ही सज़ा सुनाएगा ना। देखिए, या तो मिलिट्री कोर्ट सुनाएगा सज़ा, जिसको हम कोर्ट मार्शल कहते हैं, या तो यूनियन लॉ के तहत कोर्ट सुनाएंगे, जो जुडिशरी है वो तो सज़ा सुनाएंगे, या सेंटेंस कौन सुनाएंगे? या तो जुडिशरी, या तो कोर्ट मार्शल यानी मिलिट्री कोर्ट्स, या किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाता है। क्लियर? तो इस केस में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत पावर दिया है, किसको? प्रेसिडेंट को दिया है पावर कि आप इन बंदों को पार्डन कर सकते हो, माफ़ कर सकते हो, जो कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस में। क्लियर? यानी मैंने कहा कि जब पुनिश दिया जाता है, सेंटेंस दिया जाता है, द पर्सन हु इज पुनिशड और सेंटेंसड फॉर एन ऑफेंस, चाहे यूनियन लॉ के तहत, चाहे मिलिट्री कोर्ट के तहत जिसको हम कोर्ट मार्शल कहते हैं, या किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया हो, ये जो 3 केसेस है, इन केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 72 के तहत एम्पावर किया है प्रेसिडेंट को कि आप ग्रांट कर सकते हो पार्डन
इन बंदों को जो कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस में। तो जब प्रेसिडेंट ये पावर एंजॉय करता है तो इसको हम कहते हैं पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर। अब प्रेसिडेंट को ये पावर क्यों दिया गया है? क्लियर। अगर कोर्ट ने कोई सज़ा सुनाई किसी को किसी फॉरेन से किसी कन्विक्टेड को एक सेंटेंस दिया, या कोर्ट मार्शल ने मिलिट्री कोर्ट ने किसी कन्विक्ट को सेंटेंस दिया या किसी को डेथ सेंटेंस दिया, तो प्रेसिडेंट को ये पावर क्यों दिया गया है? इसका मतलब थोड़ी ही है कि वहाँ से कोर्ट सज़ा सुनाएंगे, वहाँ से मिलिट्री कोर्ट सज़ा सुनाएगा तो यहाँ से प्रेसिडेंट माफ़ करेगा। ऐसा थोड़ी ही चलेगा। फिर किस लिए जुडिशरी है? क्योंकि ये क्वेश्चन तो एराइज होता है दोस्तों। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसलिए दिया है ताकि कभी अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगेगा, जब वो एविडेंसेस को फैक्ट्स को रीचेक करेगा, जिस बंदे को सेंटेंस दिया गया है, पनिश किया गया है, चाहे मिलिट्री कोर्ट के तहत, चाहे यूनियन लॉ के तहत, चाहे किसी को डेथ सेंटेंस दी हो, कि अगर प्रेसिडेंट को लगेगा, जब प्रेसिडेंट उन एविडेंसेस को, उन फैक्ट्स को रीचेक करेगा, अगर उसको लगेगा कि इस बेचारे के साथ इतना सेंटेंस इसको नहीं देना चाहिए था जितना ये डिज़र्व करता था, इसको ज़्यादा सेंटेंस दिया गया है, इसको कम सेंटेंस देना चाहिए था, या इसको माफ़ ही कर देना चाहिए था, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर इसीलिए दिया गया है ताकि कहीं पे अगर गलती हुई है किसकी, जिसने सज़ा सुनाया है इस कन्विक्टेड को, तो उस गलती को सुधारना, उस गलती को दूर करना, ये पावर इसीलिए प्रेसिडेंट के पास दिया गया है। क्लियर। अब पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम थोड़ा सा ये टेक्स्ट जल्दी जल्दी पढ़ते हैं जो मैंने आपको अभी कहा। आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर दिया गया है कि आप पार्डन कर सकते हो। ठीक है। चाहे यूनियन लॉ के तहत किसी को दिया गया है, चाहे कोर्ट मार्शल यानी मिलिट्री कोर्ट ने किसी को दिया है, चाहे किसी को डेथ सेंटेंस में दिया है। अब यहाँ पे इसी तरीके से हम जब पढ़ेंगे आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर ऑफ स्टेट को भी ये पार्डनिंग पावर दिए गए हैं जो मैंने आपको अभी कहे। क्लियर। बट जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट के जो पावर्स होते हैं, बट गवर्नर ऑफ स्टेट के जो पार्डनिंग पावर्स होते हैं उसके पास भी पार्डनिंग पावर्स होते हैं, बट वो डिफर करते हैं किसके साथ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो पार्डनिंग पावर होते हैं उससे वो डिफरेंट है दो तरीक़ों से। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ प्रेसिडेंट इन टू रेस्पेक्ट्स। एक तो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्डन कर सकता है, माफ़ कर सकता है कोर्ट मार्शल यानी मिलिट्री कोर्ट्स ने जिसको सज़ा दिया है उसको भी प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है, लेकिन कोर्ट मार्शल यानी मिलिट्री कोर्ट्स के सेंटेंस को एक गवर्नर माफ़ नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट मार्शल यानी मिलिट्री कोर्ट्स ने किसी को सज़ा दिया है तो प्रेसिडेंट उसको पार्डन कर सकता है, माफ़ कर सकता है, लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। और प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, ये पार्डन कर सकता है डेथ सेंटेंस, यानी किसी को डेथ सेंटेंस दी गई है तो प्रेसिडेंट ही उसको माफ़ कर सकता है और गवर्नर नहीं कर सकता। ये बात याद रखना। इवन इफ द स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब डेथ सेंटेंस द पावर टू ग्रांट पार्डन लाइज विद द प्रेसिडेंट नॉट गवर्नर। इवन कि अगर स्टेट लॉ ने ही यानी रेस्पेक्टिव स्टेट ने ही डेथ सेंटेंस दी है किसी कन्विक्टेड को, उस केस में भी गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि वो पार्डन कर सकता है डेथ सेंटेंस। ये सिर्फ कौन कर सकता है? ये सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। बाकी जो पार्डनिंग पावर्स है जो हम पढ़ेंगे वो प्रेसिडेंट भी इंजॉय करता है और गवर्नर भी इंजॉय करता है, लेकिन इन दो के बगैर ये दो सिर्फ प्रेसिडेंट इंजॉय कर सकता है। एक कोर्ट मार्शल यानी मिलिट्री कोर्ट्स ने अगर किसी को सज़ा सुनाई है तो प्रेसिडेंट माफ़ करेगा, और डेथ सेंटेंस जो अगर किसी को सुनाया गया है तो वो भी प्रेसिडेंट ही माफ़ करेगा, गवर्नर नहीं कर सकता। रेस्ट जो है वो सेम है। अब हम बाकी पढ़ते हैं। देखिए पहला पार्डनिंग पावर है दोस्तों, दैट इज पार्डन। फर्स्ट, पार्डन का मतलब होता है सिंपली माफ करना हर एक चीज। कोई कन्विक्टेड जो है किसी ऑफेंस में, चाहे उसको डेथ सेंटेंस दी है, चाहे उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है, चाहे उसको 5 साल के लिए कहा गया इसको जेल में काल कोठरी में बंद करके रखो,
चाहे उसको कहा गया है कि 15 साल के लिए इसको बंद करके रखो, चाहे कहा है 2 साल के लिए बंद करो। जब प्रेसिडेंट कहेगा पार्डन, यानी पार्डनिंग पावर देगा, यानी पार्डन करेगा किसी कन्विक्टेड को, यानी वो उसके सारे सज़ा माफ़ हो गए, वो फ्री हो गया। इसका मतलब पार्डन का मतलब होता है जब प्रेसिडेंट ये पावर एंजॉय करता है, पार्डनिंग पावर में पहला पावर जो उसमें आता है दैट इज़ पार्डन, removes both sentence and the conviction and completely absolves the convicted from all the sentences, punishments and disqualifications। बस पार्डन का मतलब होता है सिंपली माफ़ करना हर एक चीज़। उसके बाद है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर वन। मतलब जब प्रेसिडेंट किसी को कम्यूट करेगा, फॉर इंस्टेंस किसी बंदे को डेथ सेंटेंस दी गई है, अब इसके घर वालों ने अर्जी डाली या इसके रिलेटिव्स ने, कुलीग्स ने अर्जी डाली प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर के लिए। अगर प्रेसिडेंट पार्डन करेगा, जो मैंने पहले कहा, तो सारी चीज़ें इसको माफ़ हो गई, तो ये फ्री हो गया। अब अगर प्रेसिडेंट ने कम्यूट किया, यानी अर्जी जो डाली है इस कन्विक्टेड के घर वालों ने, रिलेटिव्स ने, जिसको डेथ सेंटेंस दिया है, फॉर एग्जांपल अब इन लोगों ने अर्जी डाली कहाँ पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो प्रेसिडेंट ने अगर इसकी इस डेथ सेंटेंस को लाइटर फॉर्म में चेंज किया, मतलब प्रेसिडेंट ने कहा पर्सन ए को डेथ सेंटेंस थी, अब इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए हम इसको बंद ही रखेंगे, लेकिन इसको डेथ सेंटेंस नहीं लेंगे। क्लियर। या अगर किसी बंदे को 20 साल के लिए सज़ा दी गई है, अगर इसके घर वालों ने अर्जी डाली, तो अगर प्रेसिडेंट ने कहा कि 10 साल के लिए ही, सॉरी यहाँ पे सिर्फ आप कम्यूटेशन में याद रखना कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम कहेंगे जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होता है इनटू लाइटर वन। यहाँ पे सिर्फ आप इतना याद रखना कि डेथ सेंटेंस को अगर चेंज किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट में, क्लियर, किसी को डेथ सेंटेंस दी गई है, उसको अगर इम्प्रिजनमेंट में चेंज किया गया, और फॉर इंस्टेंस प्रेसिडेंट ने कहा इसको डेथ सेंटेंस थी, अब इसको 10 साल के लिए बंद रखो बस, या 15 साल के लिए, या 20 साल के लिए, तो प्रेसिडेंट ने अगर ये किया तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेशन। कि कम्यूटेशन का मतलब होता है इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर वन। फॉर एग्जाम्पल ए डेथ सेंटेंस में बी कम्यूटेड टू ए रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक। और अगर किसी के को 20 साल की सज़ा है, ठीक है ना, किसी को 20 साल की सज़ा दी गई है, अब इसके घर वालों ने अर्जी डाली कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट को अगर लगा, जब उसने फैक्ट्स को रीचेक किया कि नहीं भाई इस बंदे को सिर्फ 5 साल के लिए बंद करो या 10 साल के लिए, तो जब इस 20 साल की काल कोठरी को कन्वर्ट किया जाएगा 10 साल में, या 5 साल के लिए ही इसको बंद करो, तो इसको भी हम कम्यूटेशन बोलेंगे। तो कम्यूटेशन का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर वन। जब प्रेसिडेंट किसी को जो उसको पनिशमेंट दिया गया है उसको उसके बदले एक लाइटर पनिशमेंट दिलाता है, कम करता है, तो उसको हम बोलते हैं कम्यूटेशन। क्लियर। उसके बाद है रिमिशन। ठीक है ना। रिमिशन का मतलब सिंपली ये होता है कि रिड्यूस करना पीरियड ऑफ सेंटेंस बट विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। रिमिशन का मतलब होता है सिंपली पीरियड करना रिड्यूस किसकी, सज़ा की, मगर उसका कैरेक्टर चेंज नहीं करना। फॉर एग्जांपल अब किसी को 20 साल की सज़ा दी गई है, अब अगर इसको 10 साल किया प्रेसिडेंट ने, तो इसको हम कहेंगे इसको रिमिशन मिला। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर मत चेंज हुआ, क्योंकि सज़ा तो वही है ना, जेल में काल कोठरी में तो इसको रहना है ना 20 साल के लिए, लेकिन नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं हुआ, मतलब जेल में तो इसको रहना ही रहना है, लेकिन उसका पीरियड कम हुआ, 10 साल किया इस 20 साल को। यानी जहाँ पे पीरियड ऑफ सेंटेंस चेंज किया जाए लेकिन नेचर चेंज नहीं किया जाएगा सज़ा का, उसका हम बोलते हैं रिमिशन। एग्जाम्पल है, तो रिमिशन का मतलब क्या होता है, इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। एग्जाम्पल है कि एक सेंटेंस जो होगा किसी के पास रिगोरस इम्प्रिजनमेंट का अगर होगा, तो उसको 2 साल में, 5 साल में, 3 साल में कन्वर्ट किया जाएगा। क्लियर। या 1 साल में। उसके बाद है रेस्पाइट। देखिए रेस्पाइट का मतलब सिंपली होता है किसी को कम सज़ा देना इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली अवॉर्डेड। एक पर्सन ए को अगर कोई सज़ा दी गई है, सेंटेंस दिया गया है, अब कोई स्पेशल फैक्ट हुआ, क्लियर, तो उस वजह से किसी स्पेशल केस में इस पर्सन ए को देना कम सज़ा। यानी जो
फॉर इंस्टेंस इस पर्सन ए अगर अगर ये डिसेबिलिटी की वजह से इसको कम सज़ा दे दो, या कोई औरत अगर है, अगर उसको सेंटेंस दिया गया है, अगर ड्यू टू प्रेगनेंसी उसको भी, अगर कोई वुमेन ऑफेंडर है, अगर उसको सज़ा दिया गया है, अगर ये पर्सन ए वुमेन ऑफेंडर है, तो प्रेगनेंसी की वजह से भी इसको कम सज़ा दिया जा सकता है। तो जब कम सज़ा दिया जाएगा, जो ओरिजिनल सज़ा यानी जो ओरिजिनल सेंटेंस किसी को दिया गया हो, ड्यू टू स्पेशल फैक्ट उसको कम किया जाए, कम दिया जाए, चाहे डिसेबिलिटी की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से, जो वुमन ऑफेंडर होता है उसको हम कहते हैं रेस्पाइट। यहाँ पे आप रेस्पाइट में याद रखना कि स्पेशल फैक्ट की वजह से किसी को कम सज़ा देना। क्लियर। उसके बाद है रिप्रायो। रिप्रायो का सिंपली मतलब होता है दोस्तों एग्जीक्यूशन, सॉरी, सिटे लाना सज़ा पे, सिंपली सिटे। रिप्रायो में आप याद रखना सिटे। रिप्रायो का यही मतलब होता है कि सिटे एग्जीक्यूशन पे लाना। ये यूजुअली ये जो रिप्रायो का मतलब होता है ना, रिप्रायो यूजुअली डेथ सेंटेंस पे लाया जाता है। देखिए, किसी को अगर डेथ सेंटेंस दी गई है, उसके बाद उसके घर वाले प्रेसिडेंट को अर्जी डालते हैं कि भाई इस पे रिप्रायो करो। रिप्रायो से क्या होगा, उसकी जो डेथ सेंटेंस है उस पर सिटे आएगा, यानी उसकी जो डेथ सेंटेंस का डेट है वो एक्सटेंड किया जाएगा जब उस पर सिटे आएगा। जब उस पर सिटे आया, उसके बाद उसके घर वाले क्या करते हैं, इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ यही है कि एक कन्विक्टेड को टाइम मिले पार्डन मिलने का या कम्यूट मिलने का प्रेसिडेंट से। देखिए, फॉर इंस्टेंस पर्सन ए को डेथ सेंटेंस है 2 दिन के बाद। अब फटाफट इसके घर वालों ने आज अर्जी डाली प्रेसिडेंट के पास कि इसको रिप्रायो करो। प्रेसिडेंट ने रिप्रायो किया, यानी सिटे लाया इसकी इस डेथ सेंटेंस पे। जब इस पे सिटे आया इसकी डेथ सेंटेंस पे, उसके बाद इसके घर वाले दूसरी अर्जी डालेंगे प्रेसिडेंट के पास, अब इसको माफ़ करो, पार्डन करो या कम्यूट करो। क्लियर। तो रिप्रायो में आप सिर्फ याद रखना कि इससे क्या आता है, सिटे आता है एग्जीक्यूशन पे। क्लियर। फॉर ए टेम्परेरी पीरियड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज अभी तक हमने प्रेसिडेंट में क्या पढ़ा। एक तो हमने प्रेसिडेंट सारा वो इंट्रोडक्शन जो भी हमें पढ़ना था, उस इलेक्टोरल कॉलेज हमने पढ़ा। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा वो ओथ वोथ जो भी है टर्म है प्रेसिडेंट की। उसके बाद हमने पावर्स में क्या पढ़ा, पावर्स में हमने पढ़ा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, विटो पावर्स, पार्डनिंग पावर्स। तो ये 3 चीज़ें हमने कवर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे काम, नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों एक तो हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे और हम कुछ MCQs करेंगे। क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। टेक केयर।